साथियों नमस्कार। बीएस राजपूत केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। संपूरित रिक्तियों की संख्या और यौगिक के सूत्र से हम आज की इस भाग का प्रारंभ करते हैं। ये रसायन कक्षा 12वीं के प्रथम अध्याय का एक हिस्सा है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उस न्यूमेरिकल से जिसमें संपूरित रिक्तियों की संख्या अपन को पता होती है और हमें यौगिक का सूत्र निर्धारित करना पड़ता है। तो इसी के लिए हम सबसे पहले ये समझ लें कि कोई भी जो बड़ा आयन होता है, सामान्यतः बड़े आकार का आयन ऋणायन होता है, ये ही निवृत्त संकुल संरचनाएं बनाते हैं। ये सीसीपी या एससीपी बनाते हैं और उसमें जो रिक्तियां बन जाती हैं उसमें छोटे आकार का आयन यानी धनायन, जो सामान्यतः धनायन ही होता है, उसके द्वारा भरा जाता है। यदि धनायन पर्याप्त छोटा है तो वहाँ चतुष्फल की रिक्ति बनती है और वो चतुष्फल की रिक्तियों में जाता है। यदि धनायन का आकार थोड़ा सा बड़ा है यानी बहुत अधिक छोटा नहीं है तो फिर वो अष्टफल की रिक्तियों को भरता है। जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो चतुष्फल की रिक्तियाँ होती हैं वो 4 गोलों के मध्य बनती हैं, जबकि अष्टफल की रिक्तियाँ 6 गोलों के मध्य बनती हैं। इसकी साइज चतुष्फल की रिक्ति की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, इसलिए उसमें बड़े बड़े आकार के आयन ऑक्यूपाई करते हैं, उसको अधिष्ठित होते हैं उसमें। और जब चतुष्फल की रिक्ति बनती है तो उसमें छोटे आकार के आयन भरते हैं। अब हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे कि हम सूत्र कैसे बना सकते हैं। देखिए, आइए पहला एग्जाम्पल देखें आप। एक्स वाई से बने यौगिक में वाई द्वारा सीसीपी बनता है, यानी क्यूबिक क्लोज्ड पैटर्न आपका बनता है। एक्स द्वारा सभी अष्टफल की रिक्तियां भरी गई हैं, यानी इसमें यौगिक है द्विअंगी है। इसमें एक एक्स है, दूसरा वाई है। वाई सीसीपी बनाता है तो अपन मान लें सामान्यतः वाई एक ऋणायन है और एक्स हो गया धनायन। और ये एक्स द्वारा सभी अष्टफल की रिक्तियों को भरता है, यानी जितनी अष्टफल की रिक्ति बनती है उसमें पूरे में एक्स भरा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि सीसीपी पैटर्न में अष्टफल की रिक्तियों की संख्या क्लोज जो पैटर्न है, क्लोज पैकिंग है, उसमें भाग लेने वाले आयनों की संख्या के बराबर होती है। यानी उसमें जो धनायन वो जो ऋणायन भाग लेते हैं जिनमें वो क्लोज पैकिंग होती है उनकी संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ अपन देख लें कि यहाँ पे अष्टफल की रिक्तियों की संख्या 22 होगी। चूँकि सभी रिक्तियाँ x के द्वारा भरी गई हैं, इसलिए x की संख्या और y की संख्या दोनों बराबर होंगी। ऐसे में इसका सूत्र होगा x बाई। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। परमाणु बी परमाणु एससीपी जालक बनाता है। तत्व ए उसकी 2/3 चतुष्फल की रिक्तियों को भरता है। योग का सूत्र ज्ञात करना है। तो हम देखें चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या क्लोज पैकिंग में भाग लेने वाले परमाणु की संख्या की तुलना में दोगुनी होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या होगी 2 × बी परमाणु की संख्या। अब चूंकि प्रश्न में दिया है कि ये द्वारा 2/3 चतुष्फल की रिक्तियाँ भरी जाती हैं, यानी 2/3 गुना भरी जाती हैं, तो ये परमाणु की संख्या होगी 2/3 गुणे 2 गुणा बी की संख्या, यानी ये हो जाएगा 4/3 बी की संख्या की। तो हम इसका अनुपात निकालना चाहें तो A/B बराबर हो जाएगा 4:3, यानी 4/3। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा A4B3। आइए अब हम बात करेंगे रिक्तियों के स्थान की। चतुष्फल की रिक्तियों का स्थान कहाँ कैसे निर्धारित होता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि प्रत्येक एकल कोष्ठिका को यदि हम 8 घनों में विभाजित करें
तो प्रत्येक लघु घन में एकांतर कोणों पर 4 कण स्थित होते हैं। इनको आपस में जोड़ने पर एक समचतुष्फलक माने जो टेट्राहेड्रल है, समचतुष्फलक है, वो बनता है। यहाँ आप चित्र में देखें तो हमें पाते हैं कि यहाँ पे जो 4, एक छोटा घन अपन ले लें, इसमें जो 4 कण हैं, इसी घन को ले लिया अपन ने, तो इन 4 कणों के केंद्रों को आपस में मिलाएंगे तो ये इस तरह का समचतुष्फलक बन जाता है। तो यहाँ पर जो रिक्ति है, इस रिक्ति का आकार हो गया समचतुष्फलक। तो ये जो रिक्ति है 8 खंडों में बने हैं, तो 8 में एक एक रिक्ति इसमें होगी। तो यानी प्रत्येक लघु घन में एक समचतुष्फलक की रिक्ति है। तो एकल कोष्ठिका में चूंकि 8 लघु घन हैं, इसलिए यहाँ पे चतुष्फलक की रिक्तियों की संख्या होगी 8। अब हम जानते हैं कि FCC क्रिस्टल यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इसकी एकल कोष्ठिका में कणों की संख्या होती है 4। तो जब कणों की संख्या 4 है और चूंकि यहाँ पे हमने देखा कि रिक्तियों की संख्या कितनी होगी 8, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि FCC या CCP में चतुष्फलक की रिक्तियों की संख्या उसमें कणों की संख्या की 2 गुनी होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि जो इसमें जो कॉर्नर के कण हैं वो 8 में बटे होते हैं, जब अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यदि हम एक चित्र की बात करें तो इसमें आपको अधिक कण दिखाई देंगे, लेकिन इसका सीधे सीधे इनको नहीं गिनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये कोने के कण हैं वो 8 में जाते हैं और ये फलक के कण हैं वो 2 में बटते हैं। और इस तरह से जो FCC होता है उसमें प्रत्येक में एक एकल कोष्ठिका में 4 कण होते हैं। और चूंकि यहाँ पे आपने देखा कि 8 चतुष्फलक की रिक्तियाँ हैं, तो चतुष्फलक की रिक्तियों की संख्या क्लोज पैकिंग में भाग लेने वाले कणों की संख्या से 2 गुनी होती है। अब आइए बात करें हम अष्टफल की रिक्तियों की, उनकी संख्या और उनका स्थान कैसे निर्धारित करते हैं। तो FCC में एक घन का केंद्र रिक्त रहता है, इसमें केंद्र पर भी एक अष्टफल की रिक्ति होती है, जो कि जो केंद्र है FCC में केंद्र आपका 6 कणों से घिरा रहता है, क्योंकि फलकों पे 6 कण होते हैं, 6 फलक हैं, 6 फलकों में एक एक कण होता है। तो 6 फलकों से घिरा होने के कारण ये अष्टफल की रिक्तियाँ बनाता है। इसके अतिरिक्त ये तो होगी उसके घन के केंद्र पर रिक्ति। इसके अतिरिक्त घन में जो 12 कोरें होती हैं, प्रत्येक कोर पर एक एक रिक्ति होती है, और ये प्रत्येक रिक्ति 6 कणों से घिरी होती है, जिसमें 4 कण तो उसी कोशिका के होते हैं, माने उसी कोष्ठिका के रहते हैं। 4 में 2 कण कोने के होते हैं और 2 फलकों के होते हैं, तथा अन्य 2 कण निकटवर्ती एकल कोष्ठिका के होते हैं। इसको हम चित्र द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो अष्टफल की रिक्ति दिखाई दे रही है, ये आपकी एक फलकों के कण दिखाई दे रहे हैं और रिक्ति का केंद्र पर दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये इस फलक का कण है, ये ऊपर वाली फलक का कण है, ये इस साइड के फलक का कण है, ये नीचे वाली फलक का कण है, ये आपकी सामने वाली फलक का कण है, और ये पीछे वाली फलक का कण है। इन 6 कणों के बीच में जो केंद्र में रिक्ति बनती है वो तो ये है। अब आप कोने के किनारे की देखें, कोर पे कैसे कैसे रिक्ति बनती है। ये देखिए, ये कोर पे, ये कोर है आपकी, इस पे जो रिक्ति बनती है वो इस तरह है। देखें आप, एक इस किनारे का कण है, एक इस किनारे का कण है, एक जिस अंदर की फलक का कण है, ये पीछे वाली फलक का कण है। इस तरह से ये फलकों के कण हैं, और ये जो ये 2 कण हैं, ये आपकी बगल वाली कोशिका के कण हैं। इस तरह से ये कोर पे भी अष्टफल की रिक्ति बनती है। तो इस तरह से ये अष्टफल की रिक्तियों की संख्या है। अब यदि हम समग्र रूप से देखें तो फलक केंद्रीय घनी जालक में टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स हैं, यानी चतुष्फल की कोश रिक्तियाँ हैं, उनके स्थान ये इसमें चित्र में दिखाए गए हैं।
और ये देखिए किनारे की इस तरह एक और चित्र दिखाया गया है आपको। ये किनारे की अष्टफल की रिक्ति है उसको बताता है। अष्टफल की रिक्तियाँ कहाँ कहाँ होती हैं यहाँ पे दिखाया गया। एक तो देखो सेंटर में है ही, बाकी एक देखिए अलग अलग कोर पे, एक इस कोर पे है, एक ये हो गया 2, एक 3, 4 ये ऊपर की कोरों पे हो गई, 5, 6 जी साइड वाली कोर पे हो गई, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जी 12 कोरों की रिक्तियाँ हो गई और एक जी केंद्र की रिक्ति हो गई। इस तरह से जी अष्टफल की रिक्तियों का स्थान रहता है। अब हम बात करेंगे संकुलन क्षमता की। संकुलन क्षमता किसी क्रिस्टल में संकुलन क्षमता प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। यानी प्रतिशत में वह आयतन, माने कुल आयतन का कितना प्रतिशत आयतन उसके कणों द्वारा घेरा जाता है। यानी कणों का जो वास्तविक आयतन है वो कोष्ठिका के कुल आयतन की कितना प्रतिशत होता है, ये संकुलन क्षमता व्यक्त करती है। तो संकुलन क्षमता के लिए हमें सबसे क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको? एक तो कणों का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर पूरी कोष्ठिका का आयतन निकालना पड़ेगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एफसीसी कोष्ठिका की। आपको पता है एफसीसी में जो कण होते हैं किनारों के साथ साथ उसकी फलक के केंद्र पर भी कण होते हैं। तो हम पहले एक फलक की बात करें। यहाँ पे आप देखें, ये फलक ले लें ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इस फलक की बात करें हम, तो ये वर्गाकार फलक है। इसके केंद्र पर भी एक कण है, हमने इसको विकर्ण डाल दिया। अब देखिए विकर्ण पर एक कण ये है ऊपर, एक कण ये नीचे है, तो इनकी एक एक त्रिज्या इस विकर्ण में शामिल है। और बीच में जो आयन फंसा हुआ है इसकी दोनों त्रिज्याएं इसमें शामिल है। यहाँ पे हम जो क्लोज पैकिंग बनाने वाला कण है, यानी हम उस जो बड़ा कण है उसकी त्रिज्या को हमने लिया है कैपिटल आर में। जो बड़ा कण है उसकी त्रिज्या ली है अपन ने कैपिटल आर में, और जो छोटा कण है जो बीच में फंसा हुआ है इसकी त्रिज्या ली अपने स्मॉल आर में। तो अब हम सबसे पहले हाँ ये बात करेंगे कि आर में और उसकी घन की कोर में क्या संबंध है। तो आप यहाँ इस त्रिभुज को देखें एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि घन के सभी कोण समकोण होते हैं। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान आप जानते ही पाइथागोरस प्रमेय से, ए सी बराबर अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ए अंडर 2। अब यहाँ आप देखेंगे इसमें कितनी त्रिज्याएं लगी हैं, 4 त्रिज्याएं हैं। एक ये त्रिज्या है, एक इसकी त्रिज्या है और 2 इसकी त्रिज्याएं हैं, यानी 1 2 3 4। तो हमें लिखेंगे 4r, इसी बराबर 4r। तो 4r बराबर ए अंडर 2, तो r बराबर ए अंडर 2/4, या r बराबर अंडर 2 से अंडर 2 यहाँ काट देंगे तो ये हो जाएगा, जैसे अपन 4 को क्या लिख सकते, √2 गुणे √2, ये हो गया 2 गुणे 2, ये 4 हो गया ना। अब 4 से काट देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो नीचे 2/2 बचेगा। तो r बराबर a/2/2। यहाँ हम इसको r में बदल a का मान एक बार हम व्यक्त करना चाहें तो क्या रखेंगे अपन, ए को इस तरफ रहने दो, ए बराबर हो जाएगा 4r/√2, या ए बराबर 2/2r। अब हम बात करें इसकी आयतन की, कोष्ठिका का आयतन कितना होगा। आपको पता है घन है, घन आयतन ए क्यूब होता है, और एक ए की वैल्यू इधर से हम रख दें तो ये मान हो जाएगा ए क्यूब बराबर 2/2 आर की पावर क्यूब, यानी 16/2 r की घात 3।
अब चूंकि एफसीसी कोष्ठिका में कणों की संख्या होती है 4, तो कणों का कुल आयतन कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, एक गोले का आयतन है जहां पे आर गोले की त्रिज्या है। पाई का मान आप जानते ही हैं, 22/7 रखिए, 3.14 रखिए। तो कणों के आयतन का प्रतिशत क्या क्या हो जाएगा, कणों का जो आयतन है, कणों का आयतन गुणे 100 कोष्ठिका का कुल आयतन। तो कणों का आयतन कितना होगा, चूंकि 4 कण है तो 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब गुणे 100 कोष्ठिका का आयतन है 16√2 आर की घात 3। इसको जैसे हल करेंगे हम तो इसका मान आता है 74.0105, या सिंपली हम इसको कितना रख देते हैं, 74%। यानी यहाँ पे हम एफसीसी क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कितनी निकाली है, 74%। लगभग इसका 74% भाग कणों द्वारा घेरा जाता है और इसमें 26% भाग रिक्त रहता है। तो संकुलन क्षमता हो गई 74%। आइए अब हम बात करें अंतः केंद्रित घनी संकुलन की। अंतः केंद्रित घनी उसमें अपन ये देखते हैं तो एक कण घन के केंद्र पे होता है और बाकी सब कण 8 कण घन के कोनों पे होते हैं, और जो बीच का कण है वो सभी कोनों के कणों के संपर्क में रहता है। तो आप जानते ही हैं कि जो घन का के जो केंद्र पे जो कण होता है वो घन के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पे होता है। यदि हम इस घन को लें तो आप विपरीत फलकों के जो आपके विकर्ण हैं इनको मिला दें, तब हमें ये केंद्र प्राप्त होता है। यानी ये जो कण है वो कहाँ पे है, केंद्र पे है, और केंद्र का है विकर्ण पे है। आइए यदि हम विपरीत फलकों के 3 कणों को लें, यानी एक इस कोने का लिया हमने और दूसरा इस कोने का लिया और तीसरा हमने ये बीच वाला लिया, तो इस तरह से ये जो विकर्ण है इस विकर्ण में कितनी त्रिज्याएं होगी, 4 त्रिज्याएं। एक इसकी त्रिज्या, दूसरी इसकी त्रिज्या और 2 इसकी त्रिज्याएं। तो मतलब ये 4 त्रिज्या के बराबर है घन का विकर्ण। हम जानते ही घन का विकर्ण होता है a√3। इसको निकालना जरूरत तो नहीं है ना। कैसे निकालेंगे हम घन का विकर्ण, a² + a² + a² का क्यूब, मैंने 3 बार a² करेंगे उसका वर्गमूल कर लेंगे। विकर्ण आपको पता ही है, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो a√3 आ जाएगा। अब आप यहाँ चित्र से समझ चुके हैं कि विकर्ण बराबर 4r, तो 4r बराबर a√3, तो r बराबर a√3/4 या a बराबर 4r/√3। अब आपको पता है अंतः केंद्रित घनी जालक यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में एकल कोष्ठिका में कणों की संख्या 2 होती है। ये तो पहले से ही जानते हैं आप। 8 कण जो 8 कोने पे होते हैं उनका हिस्सा 1/8 होता है, और जो अंदर का कण है उसका हिस्सा पूरा का पूरा 1 रहता है, तो ये कुल 2 हो जाते हैं। इनका कुल आयतन कितना होगा, 2 गुणे गोले का आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 2 का गुणा करेंगे इसमें, और एकल कोष्ठिका घनी होती है, इसका कुल आयतन a क्यूब हो जाएगा। एक ए बराबर हमने ये मान रख दिया 4/√3 r, उस पर क्यूब लगाएंगे तो ये उसका आयतन हो जाएगा। तो संकुलन क्षमता क्या हो जाएगी, कणों का कुल आयतन बटी कोष्ठिका का कुल आयतन गुणे 100। इसको खोल लेंगे तो ये इसको हल करेंगे। हल करने पे हमें कुछ इस तरह प्राप्त होता है। इसको अपन कैंसिल कर लेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2√3 का गुणा करेंगे तो ये 3 बचेगा, तो ये काट लिया अपन ने, 4 से 4 कैंसिल कर लिया, 4 से 2 कैंसिल कर लिया। इस तरह से ये मान आएगा आपका 67.981, और इसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 68 हो जाएगा। यानी ये आपका जो अंतः केंद्रित घनी जालक है उसकी संकुलन क्षमता होगी
68%, यानी इसका जो खाली स्थान है वो रहेगा 32%। यानी जो अंतः केंद्रित घनी जालक है वो आपका फलक केंद्रित घनी जालक की तुलना में उसकी संकुलन क्षमता थोड़ी कम रहती है। आइए हम बात करें सरल घनी जालक की संकुलन क्षमता की। सरल घनी जालक आप जानते ही हैं, इसमें केवल 8 कोनों पे ही 8 कण होते हैं। तो यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे जो 8 कोने के कण हैं वो एक दूसरे के संपर्क में हैं। तो यहाँ पे किसी भी एक कोर को ले लें, उस पर 2 परमाणु यानी 2 कण रहेंगे। इस कोर का मान 2 त्रिज्याओं के जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि एक त्रिज्या ऊपर वाले कण की, एक त्रिज्या नीचे वाले कण की, या किसी भी को ले लें, दोनों में आर है। तो इसकी जो कोर है उसका ए का मान कितना होगा, 2 गुणे त्रिज्या के बराबर। और सरल घनी कोष्ठिका में आपको पता है कणों की संख्या 1 होती है, क्योंकि उसमें केवल 8 कोनों पे ही 8 कण होते हैं, जिनका 8 गुणे 1/8 बराबर 1 हो जाएगा। और तो यहाँ कणों का कुल आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। कोष्ठिका का कुल आयतन a क्यूब, ए की जगह पे हम 2r रखेंगे तो ये हो जाएगा 2r का होल क्यूब, यानी 8r क्यूब। अब इसकी संकुलन क्षमता निकालना है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन। कणों का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब गुणे 100 बटे कोष्ठिका का आयतन 8r क्यूब। इसको यही काटेंगे अपन तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। यदि हम इसकी मान रखते हैं तो ये प्राप्त होता है 52.33। यदि 3.14 रखते हैं, यदि 22/7 रखते हैं तो ये मान हो जाता है 52.38, यानी ये 52.4 है। तो ये मान 52.4% हो गया। ये आपकी सरल घनी जालक की संकुलन क्षमता हो गई। तो इस तरह हम पाते हैं कि सरल घनी जालक की संकुलन क्षमता है 52.4%, यानी इसका बहुत बड़ा भाग रिक्त रहता है। कितना रहेगा, 47.6% भाग इसका रिक्त रहता है। तो सबसे कम संकुलन क्षमता किसकी है, सरल घनी जालक की, और सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता किसकी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की। और अंतः केंद्रित घनी जालक किसके बीच की है, 68%। आइए हम बात करें एकल कोष्ठिका घनत्व की। क्योंकि घनत्व तो आप प्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं, आयतन, परमाणु द्रव्यमान इत्यादि की गणना भी अप्रत्यक्ष विधियों से कर सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से हम कोष्ठिका की कोर की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस तरह से एक संबंध इसमें स्थापित करेंगे, जिससे हम कुछ चीज़ें ज्ञात हो जाएंगी, तो कुछ अज्ञात चीज़ों को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले बात करें एकल कोष्ठिका के आयतन की। आयतन आप किसी अन्य विधि द्वारा निकाल सकते हैं। आपका द्रव्यमान कितना होगा आपको पता है, द्रव्यमान बराबर होता है कितने कण हैं और कण में एक कण के द्रव्यमान का गुणा कर देंगे। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या गुणे परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पे हम परमाणु द्रव्यमान को स्मॉल m से ले रहे हैं और एकल कोष्ठिका में कणों की संख्या को हम z से ले रहे हैं। तो ये मान हो जाएगा m गुणे z। अब एकक कोष्ठिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर कितना होगा, मूल परमाणु द्रव्यमान में एवोगाड्रो संख्या का भाग दे देंगे। मूल परमाणु द्रव्यमान तो आप जानते हैं, एक मूल परमाणु का द्रव्यमान, एक मूल यानी 6.023 × 10⁻23, यानी वो एवोगाड्रो संख्या। अब एकक कोष्ठिका का घनत्व कैसे निकालेंगे, कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे कोष्ठिका का आयतन। क्योंकि कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना निकला, z × m, आयतन हो जाएगा a⁻³ तो d बराबर d यानी डेंसिटी, d बराबर होगा z। स्मॉल m की जगह पे हमने क्या प्रतिस्थापित कर दिया, यहाँ पे स्मॉल m के स्थान पे हमने m/na, कैपिटल M/na कर दिया। तो d बराबर z कैपिटल M/na × a³। ये एकल कोष्ठिका का घनत्व है। इसमें यदि यदि इसमें मान लो इन 4 चीज़ों को पता हो तो 5वीं चीज़ निकल आती है। इनमें कोई भी 4 चीज़ें, हमें डेंसिटी पता है, आपको z निकालना है तो m n पता ही है आपको, इन चीज़ों को पता है तो हम z निकाल सकते हैं या m भी निकाल सकते हैं।
यानी इनमें से हम, क्योंकि एन ए तो फिक्स है, आप 3 चीज़ों का पता हो तो हम चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। आइए अब बात करें हम त्रिज्यानुपात की। त्रिज्यानुपात है चतुष्फल की रिक्तियों के लिए, इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए आप चतुष्फल की रिक्ति कैसे बनती है आपको पता ही है कि जब एकांतर कोनों पर कण स्थित हों तो इनके केंद्रों को मिलाने पर चतुष्फल की रिक्ति बनती है। तो ये जो चतुष्फल की रिक्ति होती है वो घन के विकर्ण पर स्थित होती है, ये आप पहले भी देख चुके हैं। और चतुष्फल की रिक्ति बनती है एफसीसी व्यवस्था में। यहाँ पे एफसीसी व्यवस्था में देखें कि एकल कोष्ठिका के एकांतर कोनों पर जो कण होते हैं उन 4 कणों के मध्य जो रिक्ति बनती है वो आपका चतुष्फल की रिक्ति होती है, उसमें धनायन स्थित होता है। तो घन के विकर्ण पर ही ये धनायन रहता है। तो यहाँ अपन चित्र की सहायता से देखेंगे कि जो घन का विकर्ण है वो कितना होगा, a√3, और फलक का विकर्ण होगा कितना, a√2। और जो फलक का विकर्ण है उस ये हम मानते हैं कि जो फलक के दोनों कण हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो फलक के कण हैं वो एक दूसरे के संपर्क में हैं, इसलिए जो फलक का विकर्ण है उसका मान 2 त्रिज्याओं के बराबर है, एक इसकी त्रिज्या एक दूसरी इसकी त्रिज्या। तो हमने यहाँ लिया कि जो फलक का विकर्ण है ये बराबर जो फलक के विकर्ण की जो संख्या है वो 2a मान ली। और फलक का विकर्ण आप पता ही है, फलक चूंकि वर्गाकार होता है, वर्ग का विकर्ण कितना होगा, a√2। ये हो गया आपका फलक का विकर्ण a√2। वही पाइथागोरस में लगा देंगे अपन, ये है तो ये इसका जो कर्ण होता है a√2 हो जाएगा। ये काय के बराबर होगा, चूंकि 2 त्रिज्याओं के बराबर है ये, तो a√2 2r, r बराबर a√2/2, यानी r बराबर a/√2। ये ऋणायन की त्रिज्या और घन की कोर के बीच में संबंध हो गया, इसको समीकरण 1 से ले लिया अपन ने। अब धनायन जो होता है वो घन के विकर्ण पर स्थित होता है, और घन का विकर्ण आप पता ही है a√3 होता है। अब इसमें यदि हम इसको चित्र में देखें तो यहाँ आप पाते हैं कि कोई भी किसी भी से जोड़ें तो एक तरफ तो कण रहता है, एक तरफ कण नहीं रहता। यहाँ पर जैसे हमने AF की बात की तो A पर कण है क्योंकि F पे कण नहीं है। अब तो यहाँ से जो केंद्र है घन का, यहाँ से ये मान लें कि ये आपका विकर्ण हो गया, तो जी आधा है विकर्ण ऊपर और आधा है नीचे। तो ऊपर वाले हिस्से में आप देख रहे हैं कि एक धनायन की त्रिज्या है और दूसरी ऋणायन की त्रिज्या है। तो ऋणायन की त्रिज्या कैपिटल R है और धनायन की त्रिज्या स्मॉल r है। तो जो विकर्ण का आधा भाग है वो कैपिटल R प्लस स्मॉल r के बराबर होगा। यही संबंध यहाँ ले रहे हैं, यानी जो घन का विकर्ण है इसका आधा, इसकी आधे में 2 त्रिज्याएं शामिल हैं। एक तो आपकी धनायन की त्रिज्या है और दूसरी ऋणायन की त्रिज्या है, यानी स्मॉल r प्लस कैपिटल R बराबर a√3/2। ये आपका दूसरा संबंध हो गया। अब हम इस समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे, तो ये समीकरण 2 लिखिए, r प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R बराबर a√3/2। अब पहले समीकरण का प्रथम पक्ष माने बाएं पक्ष रखेंगे बटे में r और दाएं पक्ष में a/√2। अब हम इसको अलग अलग करेंगे तो स्मॉल r बटे कैपिटल R बटे कैपिटल R बराबर a√3/a/2, और ये बटे 2 है जो नीचे आ जाएगा इसका, और इसका ऊपर पहुंच जाएगा। तो जैसे इसको काटेंगे अपन तो ये यहाँ √2 बचेगा, इसे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 1 धन स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर यहाँ बचेगा √3 ऊपर और नीचे बचेगा √2। तो ये हो जाएगा
1 धन आर बटे आर बराबर √3 बटे √2। अब हम 1 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर √3 बटे √2 ऋण 1, और √3 का मान 1.732 रख देंगे और √2 का मान 1.414 रख देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 1.414 आएगा, यहाँ पे 1.414 आ जाएगा, इसमें से उसको घटा देंगे तो ये मान आ जाएगा 0.318, नीचे है 1.414। तो स्मॉल आर बटे कैपिटल आर की वैल्यू होगी 0.22489। इसको हम इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे, निकटन करेंगे 3 अंकों तक, तो जी स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 0.225, यानी त्रिज्या अनुपात हो गया 0.225, या स्मॉल आर बराबर 0.225 आर। यहाँ पे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस चतुष्फलक की रिक्ति में जो धनायन भरा जाएगा उसकी त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या के 0.225 गुनी होना चाहिए, इससे छोटी ही भर पाएगी, इससे बड़ी होगी तो